अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की शेड्यूल पर चर्चा करेंगे। 70 नंबर का पेपर आएगा और ये पेपर आपके 3.25 घंटे का होगा। अगर ये वीडियो अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो मेरी आपको गारंटी है आपके 70 में से 65 नंबर आराम से इसमें आप कवर कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और जो विद्यार्थी शुरू से अंत तक देखेंगे फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा। और जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ से वीडियो से प्रश्न नहीं आते हैं, वो उनको मैं पहले कह देता हूँ कि आप ये जो वीडियो ना देखें, अपना समय खराब ना करें, खुद जो तैयारी करें ताकि आप जो अपना पेपर अच्छे से कर पाएँ। तो जिन बच्चों को लगता है कि हाँ यहाँ से प्रश्न जो आते हैं तो ही आप वीडियो देखें, बाकी वीडियो को भी यहाँ पे जो बंद करके अपनी जो तैयारी वो कर सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि वो वीडियो से आपको प्रश्न मिलेंगे, फ़ायदा मिलेगा, वही बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें। बाकी इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें और अपनी तैयारी खुद करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, और इस पेपर में इस वीडियो में अपने जो कम से कम आपके 7 से 8 पेपर जो आपके सामाजिक के उनको अपन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न उनमें से रिपीट होगा तो आपके गलत नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि आपके प्रश्न बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, पुराने पेपर में से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको साथ के साथ मेरे साथ कमेंट करना है ताकि आपको उत्तर याद रहेंगे और वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आपको गलत नहीं होगा। तो पहला प्रश्न है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो 1905, 1914, 1917, 1918। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपने अब तक इसका उत्तर कमेंट कर दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। तो रूस में जो खूनी घटना हुई थी वो 1905 में हुई थी। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये रूसो की किताब है। किसकी किताब है ये? रूसो की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, मित्र पर गमछा जार। मित्र पर गमछा जार, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको बता रखी है, मित्र पर गमछा जार। ठीक है, तो इसमें आपके ये मित्र में मिजोरम है, त्रिपुरा है, आपके पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और जार से झारखंड है। ये 8 राज्यों से अपनी कर्क रेखा गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश से रेखा नहीं गुजरती है। उड़ीसा ऑप्शन में मिले तो उड़ीसा से भी आपकी ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, एक मैदान, एक स्थलीय बाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पे स्थित है। आपने अगर टेस्ट नहीं दिया तो टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर दे देना, आपके उनमें से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऐप के जो लिंक है वो आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा, और आपके जो सामाजिक विज्ञान की जो और इंपॉर्टेंट मेरे पास जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर डालूंगा, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। 2 नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो उसको अपन दोआब कहते हैं। तो 2 नदियों का बीच का जो भाग है वो दोआब कहलाता है। ये नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके अमरकंटक की पहाड़ियाँ है, तो याद रखें। बांगर जो होता है वो आपके पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर जो होती है वो आपके नई जलोढ़ मिट्टी होती है। इसकी मैंने आपको ट्रिक क्या बताई? बांगर और खादर की जो जलोढ़ मिट्टी है उनको याद करने की, वो ट्रिक आपको कमेंट करके बतानी है। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो देखा उनको आप वो ट्रिक याद है कि बांगर पुरानी मिट्टी को कहते हैं और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो वो ट्रिक आपको दोनों कमेंट करके बतानी है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है? तो डेमोक्रेसी शब्द ये अंग्रेजी भाषा का है, आपको अंग्रेजी भाषा इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्पादन के प्रमुख साधन कौन से? तो भूमि, श्रम और आपके पूंजी, ये तीनों इसका उत्तर हो जाएगा। तो अप्रोक्स सभी इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोकतंत्र का गुण नहीं है? तो इसमें जो अस्थिर शासन है वो लोकतंत्र का गुण नहीं, बाकी 3 जो आपकी लोकतंत्र की विशेषता है, कौन कौन सी लोकतंत्र की विशेषता? अधिक जवाबदारी युक्त शासन, मतभेदों और टकराव की वजह संतुलन, और गलतियों में सुधार की गुंजाइश। अस्थिर शासन इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपके 10 प्रश्न बस सदे के बाद में जो आपके प्रश्न आएंगे वो 6 प्रश्न, ये 8 प्रश्न आपके रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एक विशाल क्षेत्र जिसमें लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं का अर्थात विविधताओं का कुल योग होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु लंबी समय अवधि के होते हैं, और ऋतु जो छोटी होती हैं, और मौसम उससे भी और छोटा है। मौसम दिन में कई बार बदल जाता है, ऋतु बदलने में 5-6 घंटे लगते हैं, और आप मतलब 5 से 4-5 महीने लगते हैं, और जलवायु बदलने में कई वर्ष लग जाते हैं। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अरब सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है, और अंडमान निकोबार या बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक कौन था? तो ये निकोलस द्वितीय था। निकोलस सेकंड जो है आपके रूस का शासक था। और फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? आपको कमेंट करके बताना है। हिटलर ने सितंबर में कब जो पोलैंड पर हमला किया? तो सितंबर 1939 में ये पोलैंड पर हमला किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, ये आपको कमेंट करके बताना है। और प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? और एक मित्र राष्ट्र कौन कौन से, और एक दूरी राष्ट्र कौन कौन से, इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति के पास होनी चाहिए? तो ये जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितने साल
होता है, तो ये 5 साल होते हैं। प्रत्येक 5 साल में जो यहाँ पे चुनाव होते हैं। तो आम चुनाव कितने सालों में होते हैं? 5 सालों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पे आपके उत्तर है पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया कौन सी थी? तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे? खेती करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? खेती आएगा, कृषि आएगा। स्वास्थ्य एवं पर्यटन किस क्षेत्र में शामिल होते हैं? सेवा क्षेत्र में आते हैं, इसको अपन तृतीय क्षेत्र कहते हैं। टाइद क्या है? तो टाइद एक प्रकार का जो चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। टाइद एक प्रकार का चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। लिनेन की जो प्रमुख मांगे थी, जो 3 प्रमुख मांगे थी, उनको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो ये 3 समाज में बटा हुआ था, 3 स्टेट में बटा हुआ था। गठबंधन की सरकार कैसे कहते हैं? तो मान लो किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो 2 या 2 से अधिक जो दल है वो गठबंधन करके जो सरकार बनाते हैं उसको अपन गठबंधन की सरकार कहते हैं। वर्तमान जो सरकार है अभी भारत में, वो गठबंधन की सरकार है। इसमें एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण बीजेपी तथा उसके जो सहयोगी दल है, चाहे वो आपके एनडीए में जितने भी सहयोगी दल है, उन सभी ने मिलकर जो इस बार जो सरकार बनाई है। इसके अलावा भारत में 2 सदन कौन कौन से? तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, इसको जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते, जबकि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हर 5 साल में इसके चुनाव होते हैं और 6 साल में इसके चुनाव होते हैं, लेकिन 2/3 जो सदस्य है वो आपके हर 6 साल में चुनाव होते हैं। ये कभी भी जो एक साथ इसमें सभी जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि इसका नाम हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी आपके पाक जल संधि के वहाँ पर भी स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी, आपको पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो बड़ी नदी द्रोणी आपकी अमेजन नदी है, जबकि लंबी नदी पूछे तो आपको नील नदी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो आपके कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। फिर आपको भारत के मानचित्र में बनना है, ये क्या क्या बनना है भारत के मानचित्र में? एक तो अरब सागर, थार का मरुस्थल, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, चिल्का झील, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो भारत में ये जो मान लो भारत का मैप है ये वाला, तो यहाँ पर तो आएगा आपके अरब सागर, यहाँ पर भर देना अरब सागर, यहाँ पर भर देना बंगाल की खाड़ी। और फिर आपके थार का मरुस्थल ये राजस्थान में ऊपर थार का मरुस्थल होगा। चिल्का झील इधर उड़ीसा में भर देनी आपको। मध्य प्रदेश राजस्थान से थोड़ा सा नीचे बीच में मध्य प्रदेश आएगा, और मध्य प्रदेश की इस साइड में ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे आपको गुजरात भर देना है। दिल्ली जो है वो आपको राजस्थान से थोड़ी सी ऊपर भर देनी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको अपने थार के मरुस्थल में और ये भारत के मैप में यहाँ पे भरनी है। फिर ये जो बड़े क्वेश्चन आपको, ये वाले बड़े क्वेश्चन वर्साई की संधि की 4 प्रमुख शर्तें बताइए, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में, तो वो वीडियो आपने देख लिया होगा। मैंने उसको डिटेल से इस बड़े बड़े क्वेश्चन को उसमें कवर कर रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में जाके वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको ये सभी चीज़ें बता रखी है। वर्साई की संधि की 4 शर्तें बतानी है, लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है, और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, खरीफ और रबी की 3 फसलों के आपको नाम बताना है। तो खरीफ की फसल तो जो आपकी बरसात ऋतु में होती है वो, रबी की वो जो आपके अभी जो बोर की वो फसलें रबी की फसलें हैं। इसके अलावा बांगर और खादर में आपको अंतर बताना है, मौसम और जलवायु में अंतर बताना है, शिक्षित बेरोजगारी का परिभाषा लिखनी है, जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा लिखनी है, और 19वीं सदी में यूरोप में किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए वो बताना है, नाथसी विचारधारा की 2 विशेषता लिखनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके ये है, देखो और भी पेपर देखेंगे भी इनमें, आपकी जो बड़े क्वेश्चन वो देख लेते हैं। भारत में भौतिक स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन करना है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर स्पष्ट करना है, महिलाओं के प्रति हिटलर की नीति का वर्णन करना है, संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान निर्माण और विशेषताओं का वर्णन करना है, निर्धनता के प्रमुख कारणों का स्पष्ट करते हुए उनको पूरा करने के सुझाव लिखना है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ, वो वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, और व्हाट्सअप ग्रुप में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आपको प्ले लिस्ट में इसका लिंक मिल जाए। फिर एक और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है कि अतीत का सम्मान करते हुए सामाजिक परिवर्तन लाने की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाजवादी कहा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस 1949 की याद में ही आपके वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को। तो सीधे राज्य के द्वारा अदा किया जाने वाले कर को क्या कहते हैं, उसको टाइद कहा जाता है, क्या कहते हैं, उसको टाइद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा जो शेयर बाजार है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपके अमेरिका में स्थित है। भारत की मानक समय रेखा कहाँ पे, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती हैं। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसमें आपके 543 हो जाएगा। उत्पादन के प्रमुख साधन कौन से है, तो भूमि होगा, श्रम होगा और आपके पूंजी होगी। उपरोक्त सभी इसका आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके, भारत में निर्धनता का आकलन कौन करता है,
तो भारत में निर्धनता के आंकलन हेतु प्रतिदर सर्वेक्षण जो करता है वो आपके राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन करता है, NSSO करता है। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? आज़ादी का प्रतीक है। काल बैसाखी क्या है? तो काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी जो ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिम बंगाल में जो बारिश होती है उसको काल बैसाखी कहा जाता है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी? तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाए जाने वाला जो शासन होता है उसको अपन लोकतंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न आपके कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो मित्र राष्ट्र कौन कौन से? एक तो ब्रिटेन है, एक फ्रांस है, आपका अमेरिका है और सोवियत संघ और ब्रिटेन। ये 4 राष्ट्र जो मित्र राष्ट्र हैं, जबकि दूरी राष्ट्र में कौन कौन से आते हैं? जर्मनी, इटली और जापान आते हैं। और ये छोटे छोटे प्रश्न अपन इसमें कर रहे हैं। बाकी बड़े क्वेश्चन का जो एक अलग से वीडियो आपके और आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका एक वीडियो और। फिर आपके अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, आपके मौसम और जलवायु में अंतर बताना है और भारत एक पंथ निरपेक्ष देश से स्पष्ट करना है। फिर आपके एक और दूसरा पेपर है, इसमें आपके पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से तो गुजरती हैं, लेकिन ये ओडिशा से नहीं गुजरती। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका? उड़ीसा हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। और लवणीय जल वाली झील कौन सी है? तो सांबर झील को लवणीय जल या खारे पानी की झील है। बाकी वुलर है, डल है, गोविंद सागर, ये आपके मीठे पानी की झीलें हैं। वुलर झील और डल झील ये किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताना है। उत्तरी मैदान में गर्मियों के अंदर जो चलने वाली हवा होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लू कहा जाता है। और गर्मियों में जो पश्चिम बंगाल में चलती है उसको अपन काल बैसाखी कहते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। फिर आपके एक प्रश्न यह है कि मेरा दोस्त उस देश से है जिसमें की स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती। इसका मतलब वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, उस देश की पहचान करनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि मेरा दोस्त उस देश में रहता है या फिर मेरा दोस्त उस देश से है जिसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है। तो वह देश कौन सा है? तो वह देश कौन सा हो जाएगा जो भारत का पड़ोसी देश नहीं होगा? भूटान भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भी है, लेकिन जो ताजिकिस्तान है वो भारत के पड़ोसी देश नहीं है। और 1789 के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां जो था वो लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। नेक्स्ट है राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष जो दिया जाता है कर उसको क्या कहते हैं? उसको टाइल कहा जाता है। टाइल जिसको कहेंगे। नेक्स्ट है आपके लोकतंत्र किसका शासन है? तो लोकतंत्र जनता का शासन है। चुनाव में चुनाव को लोकतांत्रिक कौन बनाता है? तो चुनने का अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और विकल्प की आज़ादी, उपरोक्त सभी इसका आंसर करेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि पालमपुर की गैर कृषि गतिविधियाँ कौन सी है? तो आपके डेयरी हो जाएगा, दुकानदारी हो जाएगा और परिवहन हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका आंसर करेंगे। और मुख्य जो गतिविधि कौन सी थी? वो आपके कृषि थी। उस कानून का नाम बताइए जो 100 दिवस की सुनिश्चित रोजगार और 1 वर्ष में प्रदान करता है। तो वो हो जाएगा मनरेगा, यानी कि आपकी इसको अपन प्रधानमंत्री ग्रामीण महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। मनरेगा 2005 में इसको लागू किया गया था। तो ये याद कर लेना। चर्च के द्वारा लिया जाने वाला जो कर है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अपन टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइड। उसको टाइड कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? उसको लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात उसको कहते हैं। फिर राजस्थान में रायका है एक समुदाय, तो ये आपको नहीं, ये अपने इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं, तो इसको भी अपन यहाँ से छोड़ देते हैं। फिर आपके इस पेपर का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र की आपको परिभाषा बतानी है। और फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में? तो आपको बता ही दिया पहले, 3 स्टेट में ये बटा हुआ है। और फिर आपके पालमपुर के किसानों के बीच में भूमि का बंटवारा किस प्रकार हो रखा था वो आपको बताना है। और पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्षता किसी भी राज्य का जो कोई एक धर्म नहीं होता है, वह सभी धर्मों का समान दृष्टि से देखता है। तो ये आपको बतानी है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी? तो इसमें आप लिखेंगे गंगा नदी द्रोणी, ये सबसे बड़ी है। फिर आपके वापस प्रश्न है, देखो खादर और बांगर में अंतर बताना है। तो मैंने बता रखा आपको खादर और बांगर में जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में आपको अंतर बताना है। और फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि भारत में गरीबी के प्रमुख कारण कौन कौन से? तो सभी कारण मैंने आपको बता रखे, चाहे जनसंख्या वृद्धि हो, चाहे आपके संसाधनों का असमान वितरण हो, ये सारे कारण उसमें आपको बता रखे हैं। फिर भारत सरकार की जो गरीबी उन्मूलन की रणनीतियाँ वो आपको बता रखी है। काम के बदले अनाज है, मनरेगा है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये सभी आपके इसी के अंतर्गत आती हैं। फिर आपके एक और पेपर आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर है आपके इसका पहला कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97.25 इसका आंसर करेंगे। बास्तिल का दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो ये इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के रचयिता मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है।
मोंटेस्क्यू। आपको रूसो की किताब का नाम कमेंट करके बताना है, परीक्षा में आपके पूछी जाएगी, तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, रूसो की किताब आपको कमेंट करके बता देना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि पालमपुर के लोगों का मुख्य आर्थिक क्रिया क्या थी, आपके कृषि हो जाएगा। संसद के नाम बताने हैं, रूस की तो ड्यूमा इसमें नाम लिखेंगे। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसको लैटिन भाषा से लिया गया है। और भारत में पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो इसमें अन्नाईमुड़ी करेंगे। अन्नाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर है। और पूर्वी घाट की पूछे तो आपको महेंद्रगिरी है। ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों याद कर लेनी है, अन्नाईमुड़ी और। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 तो राज्य है, 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे नया कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित सबसे नया है। नवीनतम राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। इसके अलावा आधुनिक कृषि में कौन से बीजों का प्रयोग करते हैं, तो उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है, रंगभेद की नीति सर्वप्रथम विरोध दक्षिण अफ्रीका में किसने किया था, तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, जर्मनी में सितंबर 1939 में को देश पर हमला कर दिया था, तो ये आपके पोलैंड इसका आंसर रहेगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर इसका आंसर करेंगे। 8,848 इसका आंसर होगा मीटर में। नेक्स्ट, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश बेरोजगारी पाई जाती है, तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो ये 14 जुलाई 1789 का इसका आंसर कर देंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि दक्षिण में समुद्र पर पार स्थित भारत के पड़ोसी देश का नाम बताइए, तो इसमें आपको श्रीलंका लिखना है। श्रीलंका और एक आपके मालदीव जो कि दक्षिण में है। श्रीलंका और मालदीव ये समुद्र में पड़ोसी देश हैं। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है, तो बहुविध फसल प्रणाली जो है एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाना अपने बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। ये पालमपुर गाँव वाली जो कहानी उससे पूछा गया है। टाइद क्या है, तो टाइद एक प्रकार का कर है। खूनी रविवार की घटना ये 1905 में हुई थी। लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा लिखनी है, तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को क्या कहते हैं, अब्राहम लिंकन कहते हैं। फिर आपको लू किसे कहते हैं, ये वाली परिभाषा याद कर लेनी। लू क्या है, तो लू एक प्रकार की जो गर्मी में चलने वाली हवा होती है, गर्म हवा होती है, इसको अपन लू कहते हैं। अगला प्रश्न फिर आपके ये है, फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सारे प्राशंसिक क्रांति के प्रमुख कारण कौन से थे और उन कारकों का चुनाव कीजिए भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। नाज़ी शासन का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा और वर्तमान में निधनता उन्मूलन में सरकार द्वारा चलाए जा रहे 3 कार्यक्रमों के बारे में बताना है। तो जो मैंने 4-5 आपको कार्यक्रम बताए थे निधनता उन्मूलन वाले, वो आपको कर देने। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। ठीक है, फिर आपके लोकतंत्र क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। बेरोजगारी किसे कहते हैं, मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी में आपको अंतर लिखना है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो आपके इसमें अक्षांश, ऊंचाई, आपके वायुदाब, पवन और समुद्र से दूरी और आपकी महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण से भी आपके जलवायु को प्रभावित कर। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारत में निधनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चले जा रही 3 योजनाओं के नाम लिखना है। देखो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से उठाए, तो ये तैयार करना है। ये क्वेश्चन कौन कौन सी योजना है, एक तो नरेगा है आपकी 2005 वाली, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन 1995, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार 1999, अनाज राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004 और अंत्योदय योजना। ये आपके प्रमुख जो योजना है गरीबी उन्मूलन के लिए। NSSO क्या है, तो ये राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण कार्यालय है जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने का सबसे बड़ा संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली के फरीदाबाद में है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। भारत में निधनता के प्रमुख 4 कारणों का वर्णन करना है। तो निधनता निरंतर जनसंख्या वृद्धि है। ये जनसंख्या वृद्धि भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है। अब भारत है जो विश्व में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे प्राप्त कर लिया है। निरक्षरता, अशिक्षा जो है वो निधनता के प्रमुख कारण है। बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी गरीबी का प्रमुख कारण है। सामाजिक उन्मूलन, सामाजिक कारण, शादी और त्यौहार में जो कर्ज लेकर जो फिजूल खर्ची करते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं, ये भी जो सामाजिक कारण है जिसमें आपकी निधनता बढ़ती है। निधनता उन्मूलन के लिए सरकारी जो कार्यक्रम है वो कौन कौन से, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, इसमें मजदूरों को कम से कम जो साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें 1/3 जो है वो रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजगार 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। तो ये सभी प्रमुख आपकी योजनाओं के नाम लिख लेना है। गरीबी दूर करने के प्रमुख उपाय कौन कौन से, तो शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या नियंत्रण, कृषि के उन्नत बीजों को बढ़ावा देना, सिंचाई के साधनों को बढ़ावा देना, पिछड़ी और विकसित
क्षेत्रों को जो सामाजिक सुविधा उपलब्ध करवाना, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की आपको विशेषता लिखनी है। तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं और लोकतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों को जीत हार का समान अवसर प्राप्त हो सके। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता नागरिकों को भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने की व्यवस्था है और प्रेस की पूर्ण आज़ादी है। फिर आपके लोकतंत्र की ये भी विशेषता आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो ये भी आप लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में भारत में जो एक और प्रश्न था आपके इसका, ये इसको बताते हैं आपके। रबी की फसल और खरीफ की फसल की पूछे तो रबी की फसल ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में बोई जाती है और पकने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गेहूँ, चना, मटर, अलसी, ये सभी आपके रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है और फसलों को पकने के लिए पानी की जो मात्रा है वो वर्षा से मिलता है। उदाहरण के लिए मक्का, जवार, बाजरा, मूंगफली, इसके अलावा सोयाबीन, ये सभी आपके कपास, चावल, ये आपके खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। तो ये आप इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 10 में। फिर आपके प्रश्न आ जाए कि वर्साई संधि क्या है? तो वर्साई संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा दूरी राष्ट्रों में से एक जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में की गई थी। और फिर आपके मित्र राष्ट्र कौन कौन से? तो आप मित्र राष्ट्र में लिखेंगे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और उसके सहयोगी राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित हुए थे। दूरी राष्ट्र में कौन कौन से? तो जर्मनी, इटली और जापान, ये दूरी राष्ट्र में संबंधित हैं। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है? इंपॉर्टेंट है आपके ये। तो नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से हिटलर के द्वारा 1938 में यहूदी प्रार्थना घर को जलाना, उनकी संपत्ति को तहस नहस कर देना, इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। और डॉब्स योजना क्या है? तो जर्मनी में आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना को डॉब्स योजना कहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि नात्सी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो नात्सी शब्द एक जर्मनी भाषा का शब्द है, नात्सियोनाल इससे बना है और इसमें प्रारंभिक अक्षरों को लेकर इसमें नात्सी बनाए गए हैं। प्रश्न आ जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया? तो जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव किस महाद्वीप पे पड़ा? तो ये यूरोप महाद्वीप पे पड़ा था। फिर आपके ये हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो ये आपके 1933 में जर्मनी का चांसलर बनता है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन से गणतंत्र की स्थापना हुई? तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना वहाँ पे हुई थी। वाइमर गणराज्य गणतंत्र की स्थापना हुई थी। और जर्मन वर्क्स पार्टी का नया नाम क्या था? तो जर्मन वर्क्स पार्टी का नया नाम था नेशनल सोशलिस्ट। हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी किसे कहा जाता है? तो रूस पर हमला जो है हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी कहा जाता है। फिर आपके प्रश्न आ जाए कि 1917 में जार का शासन खत्म क्यों हो गया था? इसके कारण लिखिए। तो जार अत्यंत निरंकुश हो गया था और कर्षकों और श्रमिकों की दयनीय दशा के कारण जो जनता ने विद्रोह कर दिया था। तो जार का शासन क्यों खत्म हो गया? कोई 2 कारण बताइए। तो ये सभी कारण आप इसमें लिख सकेंगे। फिर आपके आ जाए कि खूनी रविवार की घटना क्या है? तो 9 जनवरी 1905 को लोगों द्वारा रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहा था और जार है जो लेकिन जार की सेना ने इन लोगों पर गोलियां चलाई जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई और इस घटना को खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा जार के द्वारा एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा का गठन किया गया था। प्रश्न आ जाए कि बाल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो बाल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो लेनिन था। कौन था ये? लेनिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो रूस की पार्लियामेंट को, रूस की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट है, उसको जो ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं उसको अपन रूढ़िवादी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़िवादी लोग कहा जाता है। ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं उसको अपन रूढ़िवादी लोग कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के बीच में ये लड़ा गया था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक को क्या कहते हैं? उसको जरदिस्त कहा जाता है, जदीद कहा जाता है। फिर आपका जो फ्रांस से 18वीं शताब्दी में कितने समाज में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो ये 3 स्टेट थी। प्रथम स्टेट पादरी, दूसरी स्टेट कुलीन और तीसरी स्टेट जो थी वो जनसाधारण थी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई और इसके 2 प्रभाव बताइए। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई थी और इसके 2 प्रभाव स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत पर विकास हुआ और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। फ्रांस की क्रांति के विश्व को 3 सिद्धांत कौन से दिए? तो स्वतंत्रता दी, समानता दी और बंधुत्व लोकतंत्र की राष्ट्रीयता दी गई थी। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनके नेता कौन था? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर जैकोबिन के सदस्य थे और मैक्स जो रोबेस्पियर हैं वो इसके नेता थे। इसके अलावा आपके अगला प्रश्न है कि टाइद क्या है? तो टाइद क्या है? टाइद एक चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला
कर हैं जो कि आपके टाइद के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट फिर आपकी गिलोटिन क्या है, तो गिलोटिन एक मृत्युदंड देने के लिए बना हुआ जो यंत्र होता है उसको अपन गिलोटिन कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेट क्या था, तो स्टेट पूर्व क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज सत्ता और जो समाज की हैसियत से उसको अभिव्यक्त करने की जो श्रेणी थी उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेट कहा जाता है। नेपोलियन राजगद्दी पर कब बैठा, तो 1804 में जो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है, ये भी सत्य है। इसके अलावा नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न फिर आपके है, फिर आपकी इंपॉर्टेंट किताब है ये याद कर लें, द ट्रीट एजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लॉक के द्वारा लिखी गई थी। इसमें आप याद रखें द ट्रीट एजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है किताब है वो लॉक ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि मेरी एंटोनेंट कौन थी, तो ये लुइस होल्वा की पत्नी थी। और फ्रांस ने सेंसरशिप की समाप्ति कब की, तो ये 1789 में की थी। फिर आपके बास्तिन का पतन कब हुआ था, जिसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1789 होगा इसका, 1489 नहीं है ये, ठीक है। तो ये 1989 नहीं होगा, ये आपके 1789 होगा इसका। फिर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर था। लिंगानुपात की जनसंख्या इसकी परिभाषा क्या है, तो 1000 लिंगानुपात की जो परिभाषा वो आपको बतानी है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको अपन लिंगानुपात कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश में किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो इसमें से जो बांग्लादेश है उसका जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे ज़्यादा है, जगह कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो उसको अपन सबसे ज़्यादा यही आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि एरिया के मामले में क्षेत्रफल में अपना राजस्थान सबसे बड़ा है। फिर आपसे भारत में कोई 2 जीवमंडल निश्चित क्षेत्र के नाम पूछे तो आपको पचमंडी, पन्ना, अमरकंटक और अचकमर नंदा देवी आपको नाम इसमें लिख लेना है। फिर आपको औषधीय पौधों के नाम बताना है, तो सर्पगंधा इसका उपयोग है जो रक्तचाप के नियंत्रण में किया जाता है। अर्जुन इसका कान दर्द और रक्तचाप में प्रयोग होता है। नीम जीवाणुनाशक होता है। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम आता है। फिर आपके अगला प्रश्न है, आपसे पूछे कि एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं, तो काजीरंगा असम जो है वहाँ पे मानस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। भारत में कितने जीवमंडल निश्चय हैं, तो भारत में जो 18 जीवमंडल निश्चय हैं, ठीक है, 18 याद कर लेना। देश में कितने नेशनल पार्क है, तो 103 नेशनल पार्क हैं। एक औषधि पादप का नाम बताना, तो नीम इसमें नाम बता, नीम, तुलसी, ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है, तो ये आपके मैंग्रोव वन का जानवर है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। सिनकोना वृक्ष से कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो 110 वर्षा से अधिक सेंटर में पाए जाते हैं। 2001 के में वनों का कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपके 20.55% इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके मानस जीव मंडल असम में, तो यह बिल्कुल सही बात है, ये असम में स्थित है। गिर गुजरात में स्थित है। और फिर आपके हैं ऊँट थार के मरुस्थल में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पर पूछ लेगी पंचमंडी जो निश्चय जीवमंडल निश्चय वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मैंग्रोव वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपके नदी का जो डेल्टा होता है उसमें पाया जाता है। भारत में वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वनस्पति वो मध्य भारत में भी होती है, मरुस्थल में भी है और हिमालय में भी। उपरोक्त सभी इसका आंसर करेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा जो कौन से जीवमंडल में, फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का मान कितना है, तो ये कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री पूर्वी उत्तरी दक्षिणांत से ये गुजरती है। और 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो अपने भारत का जो मानक समय रेखा है वो वाली रेखा है जो कि अपने GMT से 5.5 घंटे आगे है। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर ये गुजरती हैं। अगला प्रश्न है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा, तो ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये 2.4% है। और भारत के अगला प्रश्न आपके नवनिर्मित जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती हैं। देश का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97.25 जो डिग्री है वो इसका आंसर हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर, तो हिंद महासागर दक्षिण में है। अरब सागर कौन सा द्वीप स्थित है, तो आपके लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है।
नेक्स्ट है आपके भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का आंसर करेंगे। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि जलमग्न हो गया है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है, तो ये पूर्व दिशा में स्थित है। अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है, तो थोड़ी सी मिस्टेक इसमें, अरब सागर जो आपके पश्चिम दिशा में आता है, पूर्व दिशा में नहीं, ये पश्चिमी दिशा में आता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहते हैं, इसको बंगाल की खाड़ी। तो ये पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में नहीं, ये पश्चिम दिशा में है। देखो ये उत्तर दक्षिण और ये पूर्व और पश्चिम हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट है पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के कहाँ से होकर गुजरती है, तो पूर्वी देशांतर जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये मिर्ज़ापुर से होके गुजरती हैं। ठीक है, इसमें याद रखना उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती हैं। फिर नेक्स्ट है महाद्वीपों की संख्या कितनी विश्व में, तो 7 महाद्वीप हैं। भारत किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी पर कितने महासागर, तो पृथ्वी पर 5 महासागर है। और भारत के पास में कौन सा महासागर, तो हिंद महासागर भारत के पास में है। ये हिंद महासागर के पास में भारत स्थित है। फिर आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 8 है इसमें। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अपने बंगाल की खाड़ी में। और स्वेज नहर बनाने से भारत और यूरोप के बीच की कितनी दूरी कम हो गई, तो 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। स्वेज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है, तो आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो इसको कैसे याद करोगे, बूल से याद कर लेना। बूल में भूमध्य सागर है और ल से लाल सागर हो जाएगा। फिर आपके भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन से है, तो उत्तर में आपके म्यांमार और चीन लिख लेंगे। प्रायद्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम बताना है, तो प्रायद्वीपीय वाले जो राज्य हैं वो कितने, तो 9 आपके स्टेट हो जाएंगे। 9 राज्य से जो आपके प्रायद्वीपीय राज्य हैं। पूर्व में स्थित भारत का जो पड़ोसी राज्य उसका नाम क्या है, तो इसमें आपके चीन हो जाएगा। इसमें चीन इसका जो पूर्व में स्थित है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने, तो भी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। पहले 9 थे, फिर अब ये 8 हो गए हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत है वो 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हिंद महासागर दक्षिण भारत के दक्षिण में, तो ये भी सत्य है। फिर आपके नेक्स्ट है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो ये वाला आपके असत्य है, ये तटीय रेखा है, ये तटीय रेखा की लंबाई है। बाकी भारत की जो कुल स्थलीय लंबाई वो 15,200 है। इसमें से जो ये 7,516 है वो आपके तट रेखा की लंबाई है। तो ये तट रेखा की लंबाई पूछे तो आपके इतनी हो जाएगी। क्षेत्रफल के अनुसार रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और भारत से और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, ये भी आपके सत्य हैं। ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ मैदान को न्यू मोरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये भी आपके सत्य हैं। फिर आपकी मिलान करना है, तो मिलान करने पे राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है भारत का। और पंजाब और हरियाणा इनकी जो राजधानी वो चंडीगढ़ है, एक ही राजधानी है। और इनमें केंद्र शासित प्रदेश भी है ये चंडीगढ़। और कर्क रेखा जो है वो भारत के जो मध्य में होके गुजरती हैं, ठीक है, जलवायु का विभाजन करती हैं। इसके अलावा बात करें क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का पड़ोसी देश है ये पाकिस्तान। और कर्क रेखा जो आपके जलवायु विभाजन का कार्य करती हैं। भारत के अक्षांशीय विस्तार का कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री आपके 6 मिनट होगा। और फिर आपके देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से आपके 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि सबसे पूर्वी देशांतर है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत के कुल जो भी वर्तमान में ये 2022 के अनुसार देखें तो भी 9 लिखना आपको, लेकिन अभी जो वर्तमान में वो 8 ही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो आपका नवीनतम ये इसका केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व के बड़े क्षेत्रफल वाले देश कौन से, तो आपके रूस हैं सबसे ज़्यादा। फिर रूस के बाद में कनाडा है, फिर अमेरिका आएगा, उसके बाद में आएगा चीन, चीन के बाद में ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में अपना इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप में किन देशों से मिलकर बना है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा आपके नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी सम्मिलित किया जाता है। कभी कभी मालदीव और अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाता है। भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम बताना है, तो देखो भारत में पूर्व में तो है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में है अरब सागर, और दक्षिण में आपका हिंद महासागर। भारत के पश्चिमी तट पे राज्यों के नाम बताना, तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं,
तो पश्चिमी तट पे आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और पश्चिमी जो घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अन्नाईमुड़ी है। जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी वो आपके महेंद्रगिरी है। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, तो भारत को हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत भारत के नाम से जाना जाता है। पूर्व तट पे कौन कौन से राज्य हैं, तो आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल पूर्व तट पे राज्य हैं। मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो मानक समय रेखा याम्योत्तर कहते हैं इसको, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से इसको जाना जाता है। और यह जो है वो भारतीय जो मानक समय रेखा है वो GMT से 5.5 घंटे आगे हैं, और ये यूपी के जो मिर्ज़ापुर के पास से होकर ये गुजरती हैं। रेशम मार्ग के बारे में आपको बता रहे, तो रेशम मार्ग जो है प्राचीन काल में भारत मध्यकाल में जो एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक मार्ग में का समूह में से एक था, और ये जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग जो कि चीन से होकर पश्चिम में, और पहले मध्य एशिया से होकर फिर यूरोप में जाता था। इसकी एक शाखा जो अपने भारत में भी आती है। प्रश्न आ जाए कि आपके पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन से, तो इसमें आपको नाम लिखना है महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट के समांतर कौन सा तट है, तो पूर्वी घाट के समांतर आपके कोरोमंडल तट होगा। और नैनीताल कहाँ पर स्थित है, तो नैनीताल आपके उत्तराखंड में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर 848 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, और ये नेपाल में स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। और अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं उसको अपन बरखान कहते हैं, ये अपने रेगिस्तान में पाए जाते हैं। प्रवाल जो बित्ती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो इसमें सूक्ष्म जीव हैं ये प्रवाल, जो कि लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना एक क्या कहलाता है, उसको अपन प्रवसन कहते हैं। और अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित पहाड़ का नाम क्या है, तो उसमें दक्कन का पठार है। नेक्स्ट है आपके शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल पहाड़ियाँ किस स्थल में पाई जाती थी, हिमालय में पाई जाती हैं। अगला है आपके ये कि लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपके गलत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपके माजुली द्वीप है। कौन सा है, माजुली द्वीप है। नेक्स्ट है अरावली विंध्याचल पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है, तो ये आपके सत्य हैं। रानीखेत उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये चौथा आपके गलत हो जाएगा, रानीखेत उत्तर प्रदेश में नहीं है। पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च शिखर है वो आपको पता ही है कौन सी है, ये पूर्वी घाट में आपके महेंद्रगिरी है। खारे पानी की झील को क्या कहते हैं, तो लेगून कहा जाता है। ठीक है, और लूनी मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी, तो ये भी आपके सही हो जाएगा, लूनी मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, जो कि अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती हैं। मसूरी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में आती है। अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है, तो अन्नपूर्णा जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, तो माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आता है, माजुली द्वीप। दो आब किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको अपन दो आब कहते हैं। किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पश्चिमी घाट। बेरन द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। खादर क्या है, तो नए और युवा निक्षेप जो होते हैं उसको अपन खादर कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर प्रवाल द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है आपके कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी को क्या कहते हैं, उसको प्रवाल कहा जाता है। गोंडवाना भूखंड कहाँ पाया जाता है, जो आपके दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार है, तो आपके मालवा का पठार स्थित है। उन द्वीप का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के, तो आपके लक्षद्वीप हो जाएगा इसका। फिर आपके एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, तो लुई 16वां था। और भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आपको बताना है। कौन सी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन कौन से, तो श्रम, पूंजी और आपके भूमि, ये सभी जो उत्पादन के साधन है उपरोक्त सभी इसका आंसर करें। अगला प्रश्न है फिर आपके कि के संविधान से विश्व के लोकतांत्रिक देश प्रेरणा लेते हैं, तो भारत के संविधान से विश्व के जो लोकतांत्रिक देश है वो प्रेरणा लेते हैं। भारत विश्व की किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कच्चा माल और नगद रुपयों को क्या कहा जाता है, उसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण क्या हो जाएगा, कच्चा माल और नगद रुपये। अध्यापक द्वारा दी गई सेवा अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में आती है, तो तथ्य क्षेत्र में आती है। तथ्य क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें आपकी शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। एक वर्ष में भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उत्पन्न करना, ये बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। ये जो कि पालमपुर के लोग अपनाते थे, बहुविध फसल प्रणाली। फिर आपके अगला प्रश्न है कि सत्य असत्य बताना है कि लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये इसमें आपके जो 18 वर्ष की उम्र में लोगों को जो वोट देने का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट है आपके पालमपुर के में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया थी, ये भी आपके सही हो जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये भी आपके सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो विश्व का 8वां बड़ा देश है, तो 8वां नहीं है, ये 7वां है। 7वां बड़ा देश है, 8वां नहीं होगा, ये आपका 7वां स्थान है।
फिर आपको कुछ परिभाषाएं देखनी है इसमें। भारत का मानक समय रेखा किसको माना गया है, तो ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरती हैं। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी, तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, तो 18 वर्ष के जितने भी मताधिकार की जो अधिकार है वो प्राप्त कर लेते हैं। फिर बेरोजगारी का मतलब बताएं, तो बेरोजगारी क्या होती है, तो बेरोजगारी जो है वो ये है कि इसमें जो योग्य व्यक्ति है उसको चाहते हुए भी जो काम नहीं मिलता उसको अपन बेरोजगारी कहते हैं। लोकतंत्र की दो विशेषता आपको लिखनी है। अफरेल थीसिस क्या है, तो इसकी अफरेल थीसिस लेनिन की जो 3 प्रमुख मांगे थी उसको अपन अफरेल थीसिस के नाम से जानते हैं। भारत के मानचित्र में आपको कर्नाटक, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान भरना है, तो ये आपको भारत के मानचित्र में आपको बताए रखा, पूरा वीडियो में आपको अपलोड कर रखा, वो आपने देख लिया होगा। अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, वो आपको वर्णन करना है। फिर आपको खादर और बांगर में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो खादर क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको अपन खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको अपन बांगर कहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कोई 2 अंतर आपको बताना है, तो मैंने आपको वीडियो में डिटेल से बता रखा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में 2 अंतर। नेक्स्ट है आपके 1917 में रूसी क्रांति को जन्म देने की परिस्थितियों का आपको वर्णन करना है। नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों का वर्णन करना है और उनका मूल्यांकन करना है। और संविधान क्या है इसके औचित्य बताना है। संविधान के गुण दोषों का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर आपके अगला पेपर ये है कि अतीत का सम्मान करते हुए सार्वजनिक परिवर्तन में धीमी प्रक्रिया क्या कहते हैं, उसको समाजवादी कहा जाता है। और फिर आपके कि संविधान कब लागू हुआ भारत का, तो भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सीधे जो कर लिया जाए उसको टाइल कहा जाता है। और अमेरिका में जो स्टेट वॉल है वो धराशायी कब हुई थी, 1929 में हुई थी। नेक्स्ट है आपके भारत में जो मानक यामोत्तर रेखा है वो कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, तो 543 में बांटा गया। उत्पादन का प्रमुख साधन क्या है, तो भूमि है, श्रम है, उत्पादन है, उपरोक्त सभी इसका आंसर करेंगे। भारत में निधनता का आंकलन प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करवाता है, तो ये NSSO करवाता है, नेशनल सैंपल जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो करवाता है। टूटी हुई जंजीर इसका क्या मतलब है, तो आज़ादी का प्रतीक है। काल बैसाखी क्या है, तो काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल में तेज़ चलने वाली जो आंधियाँ होती है, स्थानीय हवाएं होती है गर्मी के मौसम में, उसको अपन काल बैसाखी कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दी, तो जनता का जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन होता है उसको अपन लोकतंत्र कहते हैं। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, तो इंग्लैंड, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, ये सभी आपके मित्र राष्ट्र में आते थे। भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, तो बैरन द्वीप जो है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फिर आपके नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना क्या थी, तो जो ये हिटलर था उसने जो पारसियों के जो वो तोड़ दिए थे, उनको जो यातनाएं दी थी, तो ग्लास वगैरह तोड़ दिए थे, तो उस घटना को नाइट ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। मौसम और जलवायु में अंतर बताना है। और भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका आपको वर्णन करना है। जर्मनी में आर्थिक संकट के 2 कारण लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी ये पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है, इसको क्यों आवंटित करते हैं। भारत में संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। भारत में निधनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। गंगा की 2 सहायक नदियों के आपको नाम बताएं, तो गंगा पे आप यमुना लिख लेना इसमें। समाजवाद की 2 विशेषता बतानी है। और मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है उसका वर्णन करना है। फिर आपके पालमपुर गांव में गैर कृषि उत्पादन की क्रियाओं का टिप्पणी लिखनी है। और संविधान की प्रस्तावना में किन 4 आदर्शों पर बल दिया गया उनका वर्णन करना है। और लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में आपको अंतर बताना है। और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र किस प्रकार से आर्थिक क्रिया होती है उसको आपको नाम लिखना है। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। और लोकतंत्र के गुण दोषों को बताना है। भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता बतानी है। और भारत में निधनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए दूर करने के आपको सुझाव देने हैं। फिर आपको भारत के मानचित्र में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से होकर गुजार देना अरावली को। और लक्षद्वीप जो है आपके यहाँ पे पूर्वी पश्चिमी स्थान पर स्थित है। और सिक्किम आपके इधर 7 सिस्टर में आता है। और कोरोमंडल तट आपको इधर बना लेना है। या फिर थार का मरुस्थल, पश्चिम बंगाल, माराबलतर और पुलिकट झील आपको अपने इंडिया के मैप में भरना है। फिर एक और पेपर है आपके लिए कि फ्रांस में क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस में क्रांति 1789 में होती है। और रूस की प्रथम क्रांति कब हुई थी, रूस की प्रथम क्रांति 1917 में हुई थी। इसके अलावा जर्मन की संसद का नाम क्या था, तो जर्मन की जो संसद है उसका नाम आपके राइक्सटाग हो जाएगा। नेक्स्ट आपके कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो देखो फेवरेट पेपर क्वेश्चन है ये बोर्ड के वाला का, तो आपके उड़ीसा कर देना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का उत्तर होगा। 3 ओर से फैले बाग को, समुद्र से घिरे बाग को क्या कहते हैं, उसको अपन प्रायद्वीप कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम आपके अमरकंटक से होता है।
भारत में जो मानसून का आगमन है वो कब से होता है? तो जून के प्रारंभ से हो जाता है। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दक्षिण अफ्रीका में गोरों के खिलाफ जो संघर्ष किया वो किसने किया था? वो नेल्सन मंडेला ने किया था। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। और कौन सा है जो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो गृह मंत्री होता है, वो कार्यपालिका का हिस्सा होता है। रूस के शासक को क्या कहते हैं? तो जार कहते हैं। और भारत कौन से गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो आपके जलोढ़ मृदा से बना है। भारत में लोकसभा विधानसभा का चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष बाद होता है? 5 साल में होता है। राज्यसभा का 6 साल में होता है। पालमपुर के लोगों का प्रमुख क्रिया आपकी कृषि थी। स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वराज रोजगार योजना है वो कब शुरू की गई? ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने आपको कितनी बार बता दिए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आपकी ये कि फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ? तो आपके 3 स्टेट में बटा हुआ है। टाइद क्या है? तो आपके चर्च द्वारा वसूला जाने वाला एक कर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपके मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, ये आपके मित्र राष्ट्र हैं। दूसरे राष्ट्र में आपके जर्मनी, जापान, इटली, इनके नाम आपको देख लेना है। नाथसीवादी पार्टी का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी इसका हो जाएगा। भारत का मानक याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बाबर क्या है? तो जो तराई क्षेत्र होता है उसके जो बाग होता है उसको अपन बाबर कहते हैं। भारत की विशाल द्रोणी कौन सी नदी को कहते हैं? तो गंगा की जो नदी है वो सबसे विशाल द्रोणी कहलाती है। भारत की किन्हीं 4 लोकतांत्रिक विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताएं? तो एक तो ना भारत, अमेरिका, जर्मनी और ब्राज़ील हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर आपको मतदाता सूची के बारे में बताना है। मतदाता सूची क्या है? तो एक ऐसी सूची जिसमें जो सभी मतदाताओं का नाम होता है उसको अपन मतदाता सूची कहते हैं। फिर आपकी निधनता की परिभाषा लिखनी है और प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियों का नाम लिखना है। तो कृषि, खनन, फिर आपके हैं पशुपालन और लकड़ी काटना, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। फिर आपको खादर और बांगर में अंतर बताना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है इसका वर्णन करना है। और भारत के जो नदियाँ और जिलों का आर्थिक महत्व बताना है। 1917 में जार का शासन खत्म क्यों हो गया था, वर्णन करना है। और भारतीय संविधान में नागरिकों को जो दिए गए मौलिक अधिकार है उनका वर्णन करना, ये भी आपको याद नहीं करना है। मानचित्र में दर्शाना है तो आपको पश्चिमी घाट, नंगा पर्वत, मालवा का पठार, गंगा यमुना दोआब और थार का मरुस्थल, ये आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। फिर आपके एक और क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ये बालस्ती का जो बैलस्टाइल है इसका आपको जो पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789 इसका आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक समाज, पूंजीवादी समाज, ये कार्ल मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट है आपके जब कीमतें बेहिसाब बढ़ती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। और लवणी झील कौन सी है? तो आपके जो सांबर झील है वो लवणी झील का उदाहरण है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में हो जाता है। फिर आपके राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन कौन सा है? तो आपके लोकतांत्रिक शासन हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो समाजवादी शब्द है वो मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था, इसको बाद में जो जोड़ा गया था। फिर भारत में आम चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में कराए जाते हैं? तो ये 5 वर्ष के अंतराल में कराए जाते हैं। रबी की फसल का नाम बताना है तो आपकी गेहूँ जो है आपकी रबी की फसल है। मक्का, बाजरा और जवार आपकी खरीफ की फसलों के नाम है। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। रूस की क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था? तो ये निकोलस द्वितीय था। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो गंगा नदी वो सबसे विशाल है। उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को क्या कहा जाता है? तो संघ सरकार कहा जाता है। फिर आपके कौन से देश में सर्वोच्च कानून के रूप में जाना जाता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। मतदाता सूची को आधिकारिक रूप से जाना जाता है तो इसमें ये 18 वर्ष की उम्र वाले जितने भी मतदाता होते हैं उनका नाम इसमें शामिल होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारत में निधनता के प्रमुख कारणों का स्पष्ट करते हुए इनको दूर करने के सुझाव दीजिए और रूस की क्रांति का जो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा उसका विस्तार से वर्णन करना है। भारत हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? संविधान के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना है और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के आयोग की जो भूमिका उसका वर्णन करना है। तो आइए बांगर और खादर में एक बार और अंतर देख लेते हैं। बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर जो होती है आपके नई जलोढ़ मिट्टी होती हैं। और बांगर जो होती है वो नदी बेसिन से दूर पाई जाती है जबकि खादर जो होती है नदी बेसिन के पास पाई जाती है। बांगर जो होती है उर्वरक बिल्कुल कम उपजाऊ होती है और जो खादर होती है वो ज़्यादा उर्वरक शक्ति होती हैं। फिर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। पूर्वी घाट जो है आपके
प्रायद्वीप की जो पूर्वी भुजा के रूप में निर्माण करती हैं। वर्षा यहाँ पे ढलानों पर वर्षा कम होती है। कोरोमंडल तट इसके समांतर होता है और पूर्वी घाट सतत नहीं है, अनियमित है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समांतर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी और जवादी है। जबकि पश्चिमी घाट जो है वो आपकी पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है और ढलानों की जो बात करें तो वो पूर्वी घाट की अपेक्षा कम वर्षा यहाँ पे होती हैं। और पश्चिमी घाट को अपन मालाबार के समांतर मानते हैं, वे सतत होते हैं और इसमें इसके अलावा अरब सागर की समांतर है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी वो अन्नाईमुड़ी और डोडा बेटा है। याद रखिए, अन्नाईमुड़ी और डोडा बेटा। फिर आपको हिमालय निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है तो करोड़ों वर्ष पहले भारत गोंडवाना भूखंड का एक अंग था और गोंडवाना भूखंड दक्षिण गोलार्ध में स्थित था। कालांतर में मेटल में सवनी तरंगों ने भूखंड की प्लेटों में कई भागों में तोड़ दिया और गोंडवाना भूखंड की एक प्लेट अलग होगी जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। और एक बड़ी जो यूरेशियन प्लेट है उसकी टकराई और उसका उत्तरी सिरा जो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। दोनों प्लेटों के बीच में तैतीस सागर था और इन प्लेटों में टकराव के कारण सागर में औषधि स्थलों में मोड़ पड़ गए और इस कारण से जो ऊपर उठे हुए भाग और मध्य एशियाई पर्वतों का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वत इन्हीं पर्वतों का अंग माना जाता है। फिर आपके भू आकृतिक भाग का विभाग लिखना है तो हिमालय मैदान है, उत्तर का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। फिर इनका आपको यहाँ पे वर्णन कर देना है एक का। फिर नेक्स्ट है आपके, तो ये भारत के मानचित्र में यहाँ पे कंचनजंगा आपको यहाँ पे है, ये कंचनजंगा हिमालय पर्वत आपको यहाँ पर बनाइए और कच्छ का रण आपको यहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी है, अरब सागर आपके यहाँ पे ये और ये मालवा का पठार है जो कि सतपुड़ा ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में आता है। विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। छोटा नागपुर का पठार आपके इधर आएगा और मिजो पहाड़ियाँ आपके इधर सारे। गोरा खासी जयंती पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिजोरम में ये मेघालय में भर देनी है। उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट ये दोनों मिलाकर आपको पूर्वी घाट का निर्माण करते हैं और मालाबार तट और कोंकण तट ये दोनों मिलकर आपके पश्चिमी घाट का निर्माण करते हैं। ये श्रीलंका है और ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर बात करें तो ये बांग्लादेश है, ये उत्तर आपके नेपाल हो जाएगा। इधर भूटान है, यहाँ पे ये भूटान है और यह वाला नेपाल है। यहाँ पे चीन हो जाएगा इधर। और इस तरफ की बात करें तो पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है और ऊपर आपका चीन और तिब्बत हो जाएगा। और नीचे की बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। फिर कर्क रेखा बतानी होती है 23.5 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश हो जाएगी और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये बीच में होकर निकलती है। इसको भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। कोरोमंडल श्रेणी आपके उत्तर में थार का मरुस्थल राजस्थान में बनना है। अरावली राजस्थान के बीचों बीच से होकर गुजार देनी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। फिर आपको चिल्का झील पूछे तो आपको उड़ीसा में यहाँ पे भर देनी है। बंगाल की खाड़ी इस साइड में आएगा और अरब सागर इधर आएगा। तो ऐसे याद कर लेना ए और बी, पहले ए लिखना अरब सागर, बाद में बंगाल की खाड़ी लिखना। ये ट्रिक है जो आपको परीक्षा में याद आएगी। मैं कह रहा हूँ आपके कल आएगा परीक्षा में कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भरी है तो आप सीधा लिखोगे ए और बी, ए और बी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। याद कैसे करोगे तो देखो, अरब सागर लक्षद्वीप दो के जोड़े बन रहे, बंगाल की खाड़ी तो इसमें आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लंबा नाम है तो लंबा नाम के साथ में बड़ा आपको याद कर लेना है। फिर आपके अगला पार्ट है आपके परिवहन वाला, ये अफवाह वाला। विश्व की सबसे बड़ी नदी अफवाह श्रेणी कौन सी? तो आपकी अमेजन हो जाएगा। इलाहाबाद आपकी यमुना और इसके बीच में स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा आपके देवप्रयाग में संगम होता है। नदियों और झीलों का आर्थिक महत्व पूछे तो आपको ये बता देना है कि पेयजल और जल की प्राप्ति होती है। नदियों से शुद्ध पेयजल प्राप्त होता है। इन नदियों पर बने बांधों का निर्माण विद्युत निर्माण में सहायक होता है। खनिज प्राप्ति होती है। नदियों से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जैविक पदार्थ की प्राप्ति होती है। ज्वारनदन मुख से जो जैविक पदार्थ प्राप्त होते हैं। सभ्यताओं का विकास होता है। शहरों को जलापूर्ति नदियों के द्वारा ही की जाती है। झीलों के द्वारा तो महत्व क्या है? तो झीलों का नौकावन होती हैं। झीलों के अंदर जो नावें चलाई जाती हैं, धन और आय की प्राप्ति होती है। झीलों में तैराकी प्रतियोगिता होती हैं। जलीय खेलों का आयोजन झीलों में किया जाता है। नगरों और शहरों में जलापूर्ति झीलों के द्वारा ही की जाती हैं। पर्यटन जो है, झीलें पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। जलवायु को सामान्य बनाती है। नमक की प्राप्ति होती है और मछली का उत्पादन किया जाता है। मछली झीलें जो मछली की जनन स्थल के रूप में और भोजन का स्रोत के रूप में मानी जाती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। इसको मौसम से बना है, ये सही बात है। और फिर आपके प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक जो वर्षा वो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? इसमें हम नाम लिखेंगे। अक्षांश से ऊंचाई है, वायु है, वायुदाब है, पवन है और समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं और उच्चावच इसके नाम लिखेंगे। मौसम और जलवायु में अंतर आपको पूछे तो मौसम एक समय विशेष में क्षेत्र में वायुमंडल में जो अवस्था है उसको बताता है और
जबकि जो विशाल क्षेत्र की लंबे समय तक जो अवधि होती है उसको अपन मौसम की अवस्थाओं को कुल जो योग होता है उसको अपन जलवायु कहते हैं। यानी कि जलवायु जो होती है वो लंबे समय की अवधि होती है और मौसम ये जो सीमित समय का, मौसम बदलता रहता है, जलवायु को बदलने में कई समय लगता है। मौसम तो दिन में कई बार बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये अंतर आपको इसमें लिखना है। आपसे पूछे कि टाइद क्या है, तो टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था, जबकि टाइल जो था एक आपके प्रत्यक्ष कर था। टाइल जो एक प्रत्यक्ष कर था इसमें। फिर आपके फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो ये 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। स्टेट क्या है, तो पूर्व में फ्रांसीसी समाज को 3 भागों में बांटा गया था, तो उसकी श्रेणी जो उसको अपन स्टेट के नाम से। तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इसमें कवर किए। आपके और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मेरे को लगेगी तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही आपके जो बाकी के पेपर उनकी भी तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। और टेस्ट नहीं दिया तो टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।